मनीष सर, कोई भी समझदार व्यक्ति जो है वो बिल्कुल यही सवाल पूछेगा जिसकी तरफ आपने इशारा किया। आज सुबह इस मंच पर बीजेपी के नेता थे, मैंने उनसे एग्जैक्टली यही कहा कि अभी तक के बजट में सरकार जो है वो जो निजी निवेशक है उसको कॉरपोरेट टैक्स में रियायत देकर कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाने की कोशिश में थी, वो तो हो नहीं पाया। अब रोजगार और ये इंप्लॉयमेंट इंसेंटिव बेस्ड जो सरकार दे रही है ये मुमकिन हो पाएगा, इस पर कैसे भरोसा किया जाए? यही बात आप कह रहे हैं ना। उनकी तरफ से जवाब ये दिया गया कि साहब जब इस देश के अंदर जनधन खाते खोले जाने थे तो जनधन खाते कितने खोले जाएंगे, संख्या उसकी, इसने कह दिया नहीं इतने खाते नहीं खुल सकते, उसने कह दिया नहीं इतने खाते नहीं खुल सकते, कहां से पैसा आएगा? हमने करके दिखाया और अब ये भी हम करके दिखाएंगे। विपक्ष को दिक्कत इससे हो रही है कि आखिरकार इन्होंने इतना बड़ा ऐलान कैसे कर दिया, यही दिक्कत हो रही है। देखिए, जनधन खातों में और रोजगार में जमीन आसमान का फर्क है और जो भी ये तर्क दे रहा है शायद उसको अर्थव्यवस्था की बिल्कुल समझ ही नहीं है। दिस इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। क्योंकि आपने जनधन खाते खोले, आपने उनसे पूछना चाहिए था कि इन जनधन खातों में जीरो बैलेंस खाते कितने हैं, ऐसे खाते कितने हैं जिनमें एक भी पैसा जमा नहीं है। और अगर मेरी जानकारी सही है, अगर मेरे को सही याद आ रहा है तो शायद 70% खाते ऐसे हैं जो जीरो बैलेंस खाते हैं। तो आप क्या जीरो बैलेंस खातों का क्रेडिट ले रहे हो? और दूसरा, जनधन खाते और रोजगार ये बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। अगर आप देखो जो बेरोजगारी दर है, वो बेरोजगारी दर अगर सीएमआई के आंकड़ों को आप संज्ञान में लो, क्यों सरकार ने तो आंकड़े ही पब्लिश करने बंद कर दिए हैं। लेकिन इस सरकार को इतना भी भरोसा नहीं है अपने आप कि आप जो डेटा है उस डेटा को भी पब्लिश कर सके। आप आज की तारीख में आपको महंगाई दर के आंकड़े ठीक नहीं मिलते हैं, बेरोजगारी दर के तो आंकड़े मिलते ही नहीं हैं। और बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को अपने संज्ञान में लें तो इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि आरबीआई जब ब्याज दर कैलकुलेट करता है तो उसको जो फूड इन्फ्लेशन है, जो खाद्यान्न में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको अपने संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। भाई उनसे कोई पूछे जिसने ये आर्थिक विश्लेषण लिखा है कि क्या आपको इस देश की जो वास्तविकताएं हैं उसके बारे में कोई जानकारी है कि नहीं है, कि अगर इस 140 करोड़ के देश में सबसे ज्यादा कोई चीज गृहिणी के ऊपर मार करती है, जिससे गृहिणी के आंसू बहते हैं, वो आपके खाद्यान्न में महंगाई है। और आप कह रहे हैं क्योंकि आप जो कॉरपोरेट जगत है उसको चीपर पैसा देना चाहते हैं तो आप आरबीआई के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि साहब जब आप इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करो या ये जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करो तो उसमें आपको फूड इन्फ्लेशन को अपने संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए इस सरकार की जो आर्थिक नीति है, बजट को आप छोड़ दीजिए, बजट इसका बहुत छोटा सा एक हिस्सा है। इस सरकार की जो आर्थिक नीति है और जो एक आर्थिक डायरेक्शन है उसमें बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी आप चंडीगढ़ से सांसद हैं, इससे पहले आप आनंदपुर साहिब, और ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया कि साहब चंडीगढ़ एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है और आनंदपुर साहिब जो है ग्रामीण क्षेत्र उसमें काफ़ी ज़्यादा आता है। अब यहाँ पर आपने महंगाई की बात भी कर ली, आपने बेरोजगारी, और आप कह रहे हैं कि साहब युवाओं को भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो युवा भी आ गया, महिला भी आ गई, गरीब भी आ गया, किसान भी आ गया, मिडिल क्लास भी आ गया। आपकी नज़र में इस बजट में सबसे ज़्यादा ठगा हुआ, क्योंकि विपक्ष तो बिल्कुल खारिज कर रहा है इस बजट को, तो सबसे ज्यादा ठगा हुआ कौन महसूस कर रहा है? किसके साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है इस बजट में? जिसने अपना पुश्तैनी घर बेचना होगा उसके साथ सबसे ज्यादा उसको ठगा गया है, सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी कोई पुश्तैनी जायदाद है तो उस पुश्तैनी जायदाद को जब आप बेचते हैं, सपोज आपने वर्ष 2001 में एक फ्लैट खरीदा दिल्ली में, 2000 के बाद से ही लागू होगा ये। 2001 में आपने एक फ्लैट खरीदा। हाँ, अगर आपको उसको 2024 में बेचना था तो एक इंडेक्सेशन होती थी और उस इंडेक्सेशन से ये तय होता था कि भाई उसका करंट वैल्यू क्या है, और उसकी करंट वैल्यू और जिस रेट पे आप बेचते थे उसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देते थे 20% का।
अब अगर आपने ये जो बजट आया है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसका फाइन प्रिंट बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अब ये जो बजट आया है, अगर आपने वो फ्लैट 2001 में 1 करोड़ रुपए का खरीदा होगा और अब आप 4 करोड़ रुपए का बेचोगे 2024 में, तो आप 3 करोड़ रुपए के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोगे। और पहले जब इंडेक्सेशन होती थी, इंडेक्सेशन से आप 34-35 लाख रुपए के ऊपर 7-8 लाख रुपए टैक्स बनता था। कल हम इस बारे में जिक्र कर रहे थे। तो ये तो एक प्रकार का इनहेरिटेंस टैक्स कांग्रेस को घेरा जा रहा था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बड़ी बात की थी कि ये तो आपके जो पुश्तैनी संपत्ति है उसको खोसना चाह रहे हैं। तो आपने तो वही कर दिया, आपने तो इनहेरिटेंस टैक्स लगा दिया है। और इससे बड़ा धोखा लोगों के साथ और खासकर मिडिल क्लास के साथ, या जिनके पास अपनी पुश्तैनी जायदाद है या जिन्होंने अपनी खुद की कमाई से कुछ चीज बनाई है, आप जब उसको बेचने जाएंगे तो इतना बड़ा कैपिटल गेन्स का भार उनके ऊपर डालने वाले हैं कि ये तो अभी लोगों को समझ नहीं आया है कि हुआ क्या है। ये आगे आगे जाकर जब इस बजट की परतें खुलेंगी, और इसीलिए वो कहते हैं अंग्रेजी में द डेविल लाइज इन द डिटेल, तो इसकी जब डिटेल सामने आएंगी तब पता लगेगा कि कितना बड़ा एक तरफ एक किस्म से मैं फ्रॉड तो नहीं कहूंगा, पर एक बड़ा विश्वासघात इस सरकार ने भारत के लोगों के साथ किया है।